हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है +2 क्लास का वो है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनी के वित्तीय विवरण यह आपको आज बताया जाएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों का अर्थ किन्हीं भी ऐसे विवरणों से है जो किसी व्यवसाय की लाभप्रदता मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी तथा वित्तीय स्थिति मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन के विषय में जानकारी प्रदान करते हों। तो ये दोनों जानकारी हमें मिलेगी, एक तो लाभदायकता की और एक वित्तीय स्थिति की। किससे भाई? वित्तीय विवरण से। तो कंपनी के वित्तीय विवरण है। अब कंपनी के वित्तीय विवरण का मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि भाई एक तो लाभ की पता चल जाएगा, बिजनेस में क्या लाभ चल रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, मतलब रुपये पैसे संबंधित कंडीशन कैसी है एक कंपनी की। उसके बाद उसने बताया भी है यहाँ पे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो दो है सेक्शन 40 के अनुसार क्या है, कंपनी के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित चीज़ों को इसने शामिल किया है। अब क्या क्या चीज़ है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है। एक तो बैलेंस शीट शामिल है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल है। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और एक्सप्लोरी नोट्स जो ये शामिल है। बाकी मेन जो है वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि सभी कंपनियों के लिए एक समान वित्तीय वर्ष रखना अनिवार्य है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होता है। ठीक है ना, जो कंपनियां होती हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया भाई, 2013 की धारा के 2 और 41 सेक्शन जो है उसके अनुसार बता रहा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होगा। केवल यह कंपनियां जो किसी विदेशी कंपनियों की सूत्रधारी अथवा सहायकारी कंपनियां हैं और जिन्हें भारत से बाहर खातों के एकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय वर्ष रखना आवश्यक है, तो वह विभिन्न वित्तीय वर्ष रखने के लिए ट्रिब्यूनल को आवेदन कर सकती है। तो वो कंपनी के अपने नियम्स हैं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब हमारा मेन टारगेट है जो वो है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानना। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। नेम ऑफ द कंपनी का नाम आ जाएगा, बैलेंस शीट एज एट किस तारीख से बनाई जा रही है। ठीक है ना, इसमें पर्टिकुलर में हमारे वो चलेंगे असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों। तो जो लायबिलिटी साइड है उसको लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और जो असेट साइड होगी उसको असेट्स के नाम से लिखेंगे। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी को वो 4 भागों में बांट देगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट है। इसी तरह नन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में भी क्या क्या आइटम आएंगे वो आपको बता रहे हैं। बट उससे पहले आगे देखिएगा, एक नोट नंबर बनेगा, एक करंट ईयर की आपका बैलेंस बनेगा और एक प्रीवियस ईयर का कॉलम बनेगा। 2 कॉलम आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ शेयर होल्डर फंड का तो आपको पता चल गया अब इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। उसके बाद नन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्रोविंग आ गया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे। तो ये सारे नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट है। करंट लायबिलिटी के पार्ट जिसको 1 साल के अंदर अंदर रुपये पैसे में बदला जा सके। शॉर्ट टर्म ब्रोविंग आ जाएगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा। ट्रेड पेबल में 2 चीज़ शामिल है, क्रेडिटर और बिल पेबल। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। तो ये सारा के सारे थे हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी की साइड है। अब दूसरी साइड आ गई, अब उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका दूसरी साइड है जो वो है असेट साइड की। असेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, नन करंट असेट्स और दूसरा भाग है करंट असेट। ठीक है, तो नन करंट असेट्स जिसको लंबी अवधि के लिए खरीदा जाएगा, मतलब लंबी अवधि के लिए जिस चीज़ को असेट्स को खरीदेंगे वो 1 साल से ज़्यादा के लिए, मतलब वो हो जाएगी नन करंट। और करंट जो 1 वर्ष के अंदर अंदर कैश में बदली जा सकती है। ठीक है, तो नन करंट में आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स जैसे कि टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। लगभग इस तरह के आइटम हमारे हो जाएंगे नन करंट फिक्स्ड असेट टाइप के। और दूसरे भाग में इसने बी में बताया नन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा नन करंट असेट्स में ही आता है। डिफर्ड टैक्स असेट्स, ठीक है, ये भी नन करंट असेट्स में आता है। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो ये भी हमारा नन करंट असेट्स में आता है। और अदर नन करंट असेट्स भी हमारा नन करंट असेट्स में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद करंट में तो आपको करंट लगा देगा साथ में इसके, बस जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश, बैंक, ठीक है ना, ये बैलेंस शामिल होते हैं, क्रेडिटर डेटर वगैरह। उसके वैसे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और
आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके डेटर और बी आर आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट असेट्स। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ के सुनाई, जिसमें आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा माइंड पे। अब क्वेश्चन में क्या होगा वो, और चलिए लेके आपको वहाँ चलते हैं, उसे पता लगे भाई क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आपको इस चैप्टर में। जैसे अब मैंने ये इलस्ट्रेशन पढ़ी, इसमें क्या कहता है, नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड। वो कहता है मेजर हेडिंग बताइए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की। तो मेजर हेडिंग मैंने 4 बताई आपको, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और एक और था। तो ये हमारी सारी क्या है, मेजर हेडिंग है ना। एक था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये हमारे क्या है, मेजर हेडिंग। और अगर वो पूछ ले मेजर की बजाय सब हेडिंग, मेजर की बजाय क्या पूछ ले आपसे, मेजर की बजाय सब हेडिंग पूछ लेगा, तो फिर इसका मतलब उनके अंदर भी क्या क्या आता है। जैसे शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर क्या कहता है, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना, और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो इस तरह से उनके मेजर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हो जाएंगी। वो पूछेगा क्वेश्चन में, वैसे आपको जवाब देना है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी है क्वेश्चन, नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच द असेट साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट, ठीक है ना, इज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड। तो मेजर हेडिंग कौन है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, बस ये मेजर हेडिंग हो गई। अब इनके अंदर अब से सब हेडिंग पूछ लेगा, तो फिर उसके अंदर क्या क्या आता है वो बताना होता है। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन ये है, नेम द सब हेडिंग अंडर विच शेयर होल्डर फंड शैल बी क्लासीफाइड इन ए कंपनीज बैलेंस शीट। तो मेजर हेडिंग, अब सब हेडिंग आ गई, मतलब कि जो भी टॉपिक बोला उसने, शेयर होल्डर फंड बोला, तो उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। जैसे कि रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट द वारंट्स, शेयर वारंट्स। तो ये हमारे क्या हो गई, अंडर सब हेडिंग उसकी शेयर होल्डर फंड की। तो जिसकी पूछेगा तो उसके अंदर तक आपको लर्न नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत आएंगी। अगर आपको लर्न है फिर आपको दिक्कत नहीं आएंगी। जैसे अभी ये पूछ लिया इसने एक इलस्ट्रेशन में कि नेम द सब हेडिंग अंडर विच द नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर क्या क्या आती है वो सब हेडिंग बतानी सारी। तो अब आपको बैलेंस शीट याद होनी जरूरी है, मतलब इसके लिए। और इस ये बैलेंस शीट याद होने से क्या, चैप्टर नंबर ये वाला, इससे अगला, इससे अगला, इससे अगला, मतलब लंबे 3-4 चैप्टर आपको कवर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये लर्न करना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये सारे के सारे हमारे सब हेडिंग आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो इसी तरह असेट साइड में पूछ लेगा, नॉन करंट असेट्स की सब हेडिंग बताइए। तो नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स। इस तरह से वो आपसे पूछेगा और आपको जवाब देना होगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है और अगले आने वाले चैप्टरों के लिए भी ज़रूरी है ये आपको आना। अब हम बता रहे हैं जो कंपनी के जो सेक्शन है 2013, उसमें शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा किस तरह से बनता है। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाते थे, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप इस तरह से बनेगा स्ट्रेट टाइप से में। तो नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जो भी है, डेट इन कितने रुपये करोड़ जो भी है, पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे होएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि साल के दौरान जितनी सेल हुई है वो आप यहाँ पे शो करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम उसे बोलते हैं। उसके बाद कोई अदर इनकम हुई है तो वो इसमें आ जाएगी। टोटल रिवेन्यू का मतलब है जो फर्स्ट जो हमारा रिवेन्यू हुई और ये अदर इनकम, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे थर्ड पॉइंट आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आ जाएंगे सभी प्रकार के एक्सपेंसेस, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, सभी को मिला के हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और वो जब सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस बोलेंगे उनको, और फिर इन टोटल एक्सपेंसेस को इस टोटल इनकम में से लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद फिर टैक्स आप इसमें रखोगे, यहाँ पे टैक्स दिया होगा क्वेश्चन में या निकालना होगा परसेंट, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो उस टैक्स को निकालने के बाद फिर टैक्स को भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा और यहाँ तक ये बनता हमारा, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आ गया होगा आपको समझ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई अदर इनकम है वो आ जाएगी, दोनों को ऐड करके टोटल इनकम आ जाएगी, रिवेन्यू इनकम एक ही बात है। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं उन सब खर्चों को लेस कर देंगे, लेस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स भी लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेट्स ऑल।
ऐसे कर सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा।